हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की क्लासेस। तो जैसा कि सिलेबस ऑलरेडी हमारे पास जो है वो अभी पुराना ही है, और जो एक्सपेक्टेशंस उस सिलेबस में यही है कि 95% 9 to 90% तो वही रहेगा, और जो चेंज आएगी वो भी अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। अब स्टार्ट हम करते हैं अकाउंटेंसी, जो आपका कंपोनेंट है फॉर्म है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अकाउंटेंसी की ही। तो इसमें ये टर्म्स बड़े इम्पॉर्टेंटली आप देखेंगे कि एक जगह पे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, और एक टर्म इसमें यूज होती है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, कभी कभार बहुत सारे लोग ना इनको एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जबकि ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। रिलेट तो आपस में करते हैं, लेकिन तीनों चीज़ें जो हैं अलग अलग। आपके कंपोनेंट का नाम ही है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अकाउंटेंसी जो है, इससे हमें क्या, इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले अकाउंटेंसी जो है ना, ये एक एकेडमिक अप्रोच है, एक एकेडमिक अप्रोच है जो हमें सिखाएगा, जिसमें हमें रूल्स पढ़ने हैं, जिसके प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने हैं, जिसका फ्रेमवर्क हमें देखना है। उससे हमें फिर ये समझ आता है कि हम फिर अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करें। अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है, यह बात याद रखिएगा। सो आप कह सकते हैं अकाउंटेंसी जो है, इट इज एन एकेडमिक अप्रोच, व्हाइल एज अकाउंटिंग इज ए प्रैक्टिकल अप्रोच। सो इन प्रैक्टिस जो हम लाते हैं ना, वो होती है अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज ए प्रैक्टिकल अप्रोच, बट until and unless we don't know about anything regarding the accountancy, you never know about accounting, ठीक है। सो अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक एकेडमिक अप्रोच है, जिससे हमें ये चीज समझने को मिलता है कि अकाउंटिंग को प्रैक्टिस में कैसे लाना है। बात समझ आ रही? और जो लोग अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं उनको हम अकाउंटेंट्स कहते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम? अकाउंटेंट्स। सो अकाउंटेंट बेसिकली क्या होता है? अकाउंटेंट का काम होता है अकाउंटिंग का जॉब। अकाउंटिंग का जॉब परफॉर्म करने वाले लोग जो होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। लेकिन अकाउंटिंग तभी वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच तभी हमें समझ आ सकता है, जिसके लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाया गया है, एकेडमिक अप्रोच बनाया गया है, जिसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। बात समझ आ रही? सो अगर हमें अकाउंटिंग सीखनी है तो उसके लिए जो डिवाइज्ड सब्जेक्ट है, जो हमें ये जिससे हमें ये चीज समझ आएगी कि किस जगह पे किस तरीके की अकाउंटिंग करनी है, तो उसके लिए हमें इस सब्जेक्ट की तरह रुख करना पड़ेगा। और यही वो सब्जेक्ट है जिससे हम सीख सकते हैं कि अकाउंटिंग को इन प्रैक्टिस कैसे लाना है। फिलहाल हम इसके बाद में बात करते हैं। समझ बात आ रही? सो इससे क्या पता चला? अकाउंटेंसी के एकेडमिक अप्रोच है, व्हाइल एज अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच। बात समझ आ रही? सो अगर हमें क्लास देनी हो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये कहे कि सर हमें अकाउंटिंग की क्लास है, तो ये कहना करेक्ट नहीं। हम अकाउंटिंग की क्लास नहीं दे सकते, हम कह सकते हैं अकाउंटेंसी की क्लास है। बात आपको समझ आ रही? क्योंकि अकाउंटिंग को पढ़ाया नहीं जाता, अकाउंटिंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर हमें अभी कभी बताना होता है बच्चों को समझाने के लिए कि आप कह सकते हो अकाउंटेंसी की क्लास है, न कि अकाउंटिंग की। आपको बात समझ आ रही? अब जो अकाउंटेंसी हमारे पास है, ये बाज़ाबिता आज एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, एक सिस्टमैटिक एकेडमिक अप्रोच है, और आप कह सकते हैं ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिस बॉडी ऑफ नॉलेज के जरिए से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं किसको? अकाउंटिंग को। बात आपको समझ आ रही? अभी बात आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जो हमारे पास ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके जरिए से हम अकाउंटिंग करते हैं। और ये बात भी क्लियरली समझ लीजिए, अकाउंटिंग जो है ना,
ये अकाउंटेंसी के बाद वजूद में आने के बाद ही नहीं हुई इंप्लीमेंट, अकाउंटिंग इससे पहले भी होती थी, ये बात भी याद रखनी। जब अकाउंटेंसी का एक प्रॉपर एकेडमिक अप्रोच हमारे पास नहीं था तब भी अकाउंटिंग को इंप्लीमेंट करते थे, क्योंकि अकाउंटिंग जो है इट इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। बात समझ आ रही है? अकाउंटिंग तब से की जाती थी, लेकिन अब हर एक जो वो अकाउंटिंग की प्रैक्टिस उस जमाने में करते थे जब अकाउंटेंसी अभी वजूद में नहीं आई थी, जब हमारे पास एक कंप्लीट सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं थी, तब भी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस की जाती थी। तो इसका मतलब यह है अकाउंटेंसी से पहले अकाउंटिंग थी। पता आपको समझ आ रही है? तो अब अकाउंटिंग जो है इसमें उस जमाने में क्या करते थे, उस समय हमारे पास अपने डिवाइज्ड रूल्स हुआ करते थे, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं एक मनचाही तरीका होता था। जो बंदा जिस तरीके से, और इवन हर एक इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में एक अकाउंटिंग मेंटेन करता ही करता है कि नहीं? क्योंकि अकाउंटिंग की तुलना मैं जब करता हूं तो मैं कह रहा था ये पैसों के साथ होती है। मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा बंदा है जो कह सकता है मेरे पास अनलिमिटेड मनी है? अगर हम सबसे रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड भी देखें, उसको भी अकाउंटिंग करने की जरूरत पड़ती है। बात समझ आ रही? वो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि मेरे पास जो पैसा है वो अनलिमिटेड है, मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है, इसका कोई हिसाब रखने की जरूरत। मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि मनी इज व्हाट, इट्स अ, इकोनॉमिक्स में आप आगे पढ़ेंगे, मनी क्या है? इट्स अ रिसोर्स। और ये रिसोर्स हमारे पास क्या होता है? लिमिटेड होता है। क्या होता है? अब जो चीज लिमिटेड होती है ना, उसमें हमें ज्यादा हिसाब रखने की जरूरत होती है। एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। अभी तक हमारे यहां पे ना मीटर इस पे नहीं हुआ करता था, इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स नहीं हुआ करते थे। हम मन चाहे तरीके से जैसे चाहते ना वैसे इसका यूज करते थे, कोई हिसाब नहीं रखते थे। आज के टाइम पे अब प्रॉपर अकाउंटिंग इसकी रखते हैं। आज तो हम ये इंडिकेटर भी बाहर निकालते हैं, क्योंकि पता इसमें भी एक यूनिट चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कोई चीज लिमिट में आती है ना, लिमिटेड होती है ना, उसका हिसाब हम रखना शुरू करते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? तो दैट्स हाउ आई एम सेइंग, जो पैसा आपके पास है ना, ये आपके पास क्या है? ये लिमिटेड रिसोर्स है। अब इस लिमिटेड रिसोर्स के लिए हिसाब और किताब रखना तब भी जरूरी था और अब भी जरूरी है। जब अकाउंटेंसी नहीं थी, जब ये कंप्लीट बॉडी ऑफ नॉलेज हमारे पास नहीं थी, तब भी अकाउंटिंग परफॉर्म की जाती थी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अकाउंटिंग जो है अकाउंटेंसी से पहले भी हुआ करती थी। बात समझ आ रही कि नहीं? अब उस जमाने में जो अकाउंटिंग करते थे ना लोग, बात समझ आ रही, उसमें हमारे पास एक अपना टाइप का अप्रोच यूज करते। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने अकाउंटिंग अभी नहीं भी पढ़ी है ना, आप भी अपने हिसाब से रखते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 50,000 है या 30,000 है, 40,000, 1 लाख है ना, तो लिमिटेड है ना, तो हर एक को अपनी नजर होती है रिसोर्सेज पे खर्च करने की। तो वो हिसाब रखता है, मैंने ये पैसे कहां पे खर्च किए, मैंने ये पैसा कहां पे यूटिलाइज किया, मैंने ये पैसा। जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज करता है वही कामयाब होता है। जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का नहीं करता ना, तो उसके पास न सेविंग रहेगी, ना उसके पास बाकी रिसोर्सेज रहेंगे। मेरी बात आपको समझ आ रही? तो अकाउंटिंग का बुनियादी ताल्लुक है उन चीजों का ख्याल रखना, पर्टिकुलरली पैसे का, जो आपके पास क्या है? लिमिटेड। क्लियर बात समझ आ रही? तो अब हमारे पास अकाउंटिंग के लिए आपको सबसे पहले, अब अकाउंटिंग उस पुराने जमाने की जब बात कर रहा था, उस समय जो अकाउंटिंग हुआ करती थी उसको हम स्टीवर्ड अकाउंट्स कहते थे। स्टीवर्ड अकाउंटिंग। ये एक क्वेश्चन आया था ना जब हमारे पास ये पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट हुआ था ना, तो उस समय एक एग्जांपल दी थी। उसमें यही कहा गया था कि बताइए कि ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल अकाउंटिंग हमारे पास कौन हुआ करती? उनको स्टीवर्ड्स कहते थे। क्या बोलते थे? कि स्टीवर्ड अकाउंटिंग उस जमाने की हुआ करती। लेकिन ये हर एक अपने अपने तरीके से, अगर आप मेंटेन करते तो अपना तरीका अपना अपनाते, ये मेंटेन करते तो अपना तरीका मेंटेन करते, तो उनको हम स्टीवर्ड्स कहते थे। आपने ये देखा होगा कि पुराने जमाने में ना वो मुंशी लोग हुआ करते थे, है ना। वो मुंशी लोग क्या करते थे, उनके आगे वो बड़ा संदूक टाइप, आगे पेटी, आगे शीशा बाहर, आंखें यहां से देख रहे, और वो उसके बाद हिसाब लिखते थे। बात आपको समझ आ रही? और ये जो अकाउंटिंग का जो ये अप्रोच था ना, ये विद द टाइम चेंज होता गया। मैं आपको समझाता हूं। जब हमारे पास पेपर नहीं था, जब पेपर अभी इन्वेंट नहीं हुआ था, उससे पहले भी अकाउंटिंग हुआ करती थी। उससे पहले भी लोग हिसाब करते थे। कभी
क्या करते थे, स्टोन्स पे एनग्रेव करके रखते थे, एनग्रेव करते थे स्टोन्स पे। अब देखिए पुरानी कोई भी कहीं पे जाइए, वहां पे जो बड़े वो स्टोन्स है ना, उस पर लिखा होता था, तराशा हुआ होता था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में उसी हिसाब से हम मेंटेन करते थे अपने रिकॉर्ड्स। बात समझ आ रही? फिर लोग पत्तों पे लिखा करते थे। बात समझ आ रही कि नहीं? जो पत्ते हुआ करते थे लीव्स, उन पे लिखा करते थे हिसाब, क्योंकि हिसाब तो पहले से ही है ना। और ये बात याद रखिएगा, हमारा एक मुस्लिम अप्रोच के मुताबिक हम जब बात करते हैं ना अकाउंटिंग की, अकाउंटेंट किसको बोलते हैं? हिसाब किताब रखने वाला। अल्लाह के नामों में एक नाम ये भी है, जब हम उसको पुकारते या हसीबू पुकारते, हसीब का मतलब होता है हिसाब रखने वाला। बात समझ आ रही? ऑलमाइटी हर एक रिलीजन में अकाउंटिंग का तुलना हुई। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी, हमारे पास जो मुस्लिम हमारे पास होली बुक कुरान है, उसमें भी इसका जिक्र आया है। तो मेरी बात समझ आ रही? तो सबसे हिसाब रखने वाला अल्लाह ताला, इसका पूरे ऊपर वाला इस कायनात का पूरा हिसाब रखता है, जो हर एक रिलीजन मानता है। हर एक जगह पे वो हिसाब रखता है हर एक चीज की। हमारी नेकियां और हमारी बुराइयां, दोनों चीजें रिकॉर्ड होती है, और अल्टीमेटली इसी अकाउंट को बाहर फिर निकाला जाएगा और उसी पे फैसले होंगे। सेम हम बिजनेस में भी ऐसा ही करता है, बिजनेस में भी हम सेम ऐसा ही अप्रोच अप्लाई करते हैं कि आपके पास जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स है, उस पे बिजनेस के डिसीजंस फिर आगे लिए जाते हैं। बात समझ आ रही? तो कहने का मेरा मतलब जो था, तो उस जमाने में जो स्टीवर्ड्स हुआ करते थे ना, वो एक मनचाहे तरीके की अकाउंटिंग करते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्वेंशन हुई पेपर की, तो फिर पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता था। फिर हमारे पास खाते बनते थे, लेजर्स बनती थी, बड़ी बड़ी बुक्स मेंटेन करनी होती थी। तो वही बुक कीपिंग में आपको पढ़ना है कि हम कैसे हम अकाउंटिंग के डिफरेंट बुक्स को मेंटेन करने को ही प्रोसेस को कहते हैं बुक कीपिंग। वन हु नोज द जॉब ऑफ मेंटेनिंग द डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वी कॉल हिम एज अ बुक कीपर, बिकॉज ही नोज द जॉब ऑफ बुक कीपिंग। मेंटेनिंग डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है? तो अब जो स्टीवर्ड्स हुआ करते थे ना, वो क्या करते थे, फिर जब पेपर आया तो उनके पास वो खाते होते थे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पेपर अकाउंटिंग भी खत्म हो गई। अब हम स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप पे सालों का रिकॉर्ड रखते हैं। आजकल के टाइम पे अब मैनुअल अकाउंटिंग का जमाना खत्म हो गया, क्योंकि दैट वो मैं क्या कह रहा हूं, जो अकाउंटिंग का अप्रोच है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता गया, उसमें तब्दीली होती गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इस पे इंपैक्ट किया, तो हमें अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने की जरूरत पड़ी। बात आप समझ आ रही? तो मन चाहे तरीके की अकाउंटिंग फिर उस समय काफी नहीं थी। तो उसके बाद पेपर के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आज अकाउंट्स हमारे पास मेंटेन रहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो अब इस वाले अप्रोच में एक प्रॉब्लम थी। इस वाले अप्रोच में क्या थी प्रॉब्लम? किसमें? जो हम स्टीवर्ड अकाउंटिंग मेंटेन करते थे ना, स्टीवर्ड, इसमें एक प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपको, अब जब आपने मनचाहे तरीका अपनाया, आपको फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में दूसरे स्टीवर्ड या दूसरे अकाउंटेंट को रिप्लेस करना होता था, तो उसको दूसरे पहले वाले की कुछ भी समझ, क्योंकि वो एक अप्रोच उसने जो फॉलो किया होता था ना, उसको अपना होता था, जैसे उसको कन्वीनियंट लगता अपने हिसाब से वो वैसे ही रखता था। लेकिन इसके लिए एक फिर एक एकेडमिक अप्रोच आया। एक बंदा था इटली से, था वो मैथमेटिशियन, नाम था ल्यूका पैशोली। 14th सेंचुरी में इसने डिवाइस किए कुछ रूल्स, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसने एक सिस्टम प्रॉपर डिवाइस किया, जिसको हम आज भी फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ अकाउंटिंग। इसने फिर अकाउंटिंग की में एक नया इनकलाब लाया। इसने अकाउंटेंसी की बुनियाद डाली। वजूद जो अकाउंटेंसी का है वो स्टार्ट किससे हुआ? फिर ल्यूका पैशोली से। कहां का रहने वाला था ये? इटली का रहने वाला था। तो इसने अपनी इटालियन लैंग्वेज में एक पहली बुक लिखी थी, बात समझ आई, जिसको फिर बाद में प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से जाना गया। बात आपको समझ आ रही? जो आज अकाउंटेंसी हम देख रहे हैं ना, इसकी बुनियाद जो है, अकाउंटेंसी की जो बुनियाद है, वो ल्यूका पैशोली के बेसिक प्रिंसिपल्स के बेस्ड है। आपको मेरी बात समझ आ रही? तो क्लियरली आपने समझ लिया होगा कि
अकाउंटेंसी सीखने की चीज होती है और जो हमारे पास अकाउंटिंग है उसको प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करने की चीज है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, हम कह सकते हैं हमें अकाउंटेंसी की क्लास है, अकाउंटिंग की कभी क्लास नहीं होती। बात समझ आ रही? तो अब अकाउंटेंसी को समझाने के लिए जो हमारे पास एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट ही डिवाइस किया गया, जो हम कॉमर्स लेवल पे पढ़ाते हैं बच्चों को, जिसमें उनको प्रॉपर सब्जेक्ट ही पढ़ना होता है। बात आपको समझ आ रही? तो अब सबसे पहले इस अकाउंटेंसी के मुताबिक बहुत सारी डेफिनेशंस आपको बुक्स में देखने को मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल जो अकाउंटिंग को, अब अकाउंटिंग को बेहतर तरीके से किसने एक्सप्लेन किया? शाबाश, अकाउंटेंसी ने। जब वजूद उसका डाला किसने? बात समझ आ रही? एक प्रॉपर डेफिनेशन एकेडमिक तरीके से समझाया हमें किस सब्जेक्ट ने? अकाउंटेंसी ने। तो हम अब अकाउंटिंग को पढ़ेंगे फ्रॉम विच परस्पेक्टिव? अकाउंटेंसी परस्पेक्टिव। बात आपको समझ आ रही? सो अब क्या हम कहेंगे, अकाउंटिंग, एक सारे बुक्स में आप ये डेफिनेशन देखेंगे, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्लियर? सो अब जो अकाउंटिंग है ना, अब देखिए जी इसका ताल्लुक किसके साथ है? हाँ, बुक्स में आपको ये बुक डेफिनेशन सारी जगहों पर देखने को मिलेगी, लेकिन अकाउंटिंग की तुलना सिर्फ बिजनेस के साथ नहीं, ये उस हर एक चीज के साथ है जहां पे पैसों की इन्वॉल्वमेंट होती है। हमारे पास कुछ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है जिनको हम एनजीओज कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जिनका प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, लेकिन उनको भी अकाउंटिंग मेंटेन करने की, मतलब बिजनेस का मतलब होता है, बिजनेस को किसके साथ रिलेट करते हैं? प्रॉफिट के साथ, है कि नहीं? लेकिन अकाउंटिंग आपको उन सारे फील्ड्स में देखने को मिलेगा जहां पे हमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी हो, फिर वो बिजनेस हो या वो कोई और चीज हो। बात समझ आ रही? जहां पे पैसों का आना हो, जहां पे पैसे खर्च होते हो, जहां पे इनफ्लो ऑफ मनी हो, जहां पे आउटफ्लो ऑफ मनी हो, वहां पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंटिंग है। बात समझ आई? लेकिन अब जिस अकाउंटिंग की हम बात करते हैं, ये हमेशा याद रखिए, जब हम रेफर करेंगे ना वर्ड अकाउंटिंग, इसका मतलब है हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे। आपको बात समझ आई? ये जो अकाउंटिंग आपके सिलेबस में दी गई है, बात समझ आ रही है, वो कौन सी अकाउंटिंग है? हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग भी थोड़ा सा है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी हमें दिया गया है इसमें, या डिफरेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। लेकिन हमारा असल में जो कंसर्न है ना, जिससे आपको बेसिक्स एंड फंडामेंटल और फाउंडेशन पड़ेगी आपके सब्जेक्ट की, वो कौन सी अकाउंटिंग है? फाइनेंस। सो व्हेन वी रेफर टू अ वर्ड अकाउंटिंग, इट मींस वी आर रेफरिंग टू द वर्ड फाइनेंस। अब ये फाइनेंशियल ना हम लिखना साइलेंट कर रखते हैं, हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अकाउंटिंग, लेकिन रेफर किसको होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये बात भी आपको क्लियर हो गई, अंडरस्टैंड हो गया? सो अब हमने क्या कहा, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या आप मुझे बताइए, खाली अकाउंटिंग बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगी कि उसके बगैर उस जगह पे भी यूज होगी जहां पे पैसों की इन्वॉल्वमेंट, वहां पे भी? ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करते, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते, वो सोसाइटी के फलाह बहबूद के लिए काम करते, जैसे कि हमारे पास ऑर्फनेज होते हैं, जैसे कि हमारे पास ओल्ड एज होम होते हैं, जिनको डिफरेंट लोग अपने तरीके से सब्सक्रिप्शंस देते हैं, वो उनको अपने तरीके से ना डोनेशंस देते हैं। तो वो एस्टैब्लिशमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन जो रन करते हैं ना, ठीक है, उसमें भी पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उनको भी अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी होते हैं। बात समझ आई? लेकिन जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, हम इसको देखेंगे अब किसके पर्सपेक्टिव से? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। इज दिस क्लियर? अब देखिएगा, सो अब पहले इस थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में समझते हैं, क्यों हमें इसमें इसको देखना पड़ेगा। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब होता है आपको बिजी रहना है। बिजी किस में? बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजी इन इकोनॉमिक, ये क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जरा गौर से समझिएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज जो एक इंसान अंडरटेक करता है इन ऑर्डर टू अर्न मनी। जो भी काम एक इंसान, बात आपको समझ आ रही है? जो भी काम एक इंसान करता है किस लिए?
टू अर्न मनी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। बिजनेस उसका एक टाइप माना जाता है। सो बिजनेस मीन्स टू रिमेन बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर यू हैव एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी। बात आपको समझ आई? क्योंकि फिर से हम किस पे आ गए? पैसे पे। बात हम बात करेंगे किसकी? पैसे की। बात अब समझ आ रही है आपको? तो पैसे से ही हमें सब कुछ रिलेट करना है। जहां पे पैसा है वहां पे अकाउंटिंग है, जहां पे पैसे के बगैर कुछ अलग एस्पेक्ट है वहां पे अकाउंटिंग का कोई स्कोप। हां, जहां पे इमोशंस होंगे, जहां पे फीलिंग्स होंगे, जहां पे लव होगा, जहां पे ऑनेस्टी होगी, जहां पे लॉयल्टी होगी, जो चीज आप एक्सप्रेस या मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं करते, उसको उसका कोई भी स्कोप अकाउंटिंग में। क्लियर? बात समझ आई? तो अब यहां पे हमारे पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की तुलना हम कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? वो सारे ह्यूमन एक्टिविटी जो एक इंसान करता है। पैसे तो कमाने इंसान को ही है ना। तो अब जो पैसे इंसान कमाता है उसमें अगर आप बिजी रहेंगे ना, तो उसको क्या कहेंगे? बिजनेस। बात समझ आ रही है? तो इसके बहुत सारे टाइप्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इंसान को याद रखना है, आपको भी, मुझे भी, सबको, इस दुनिया में अगर एग्जिस्ट करना है ना, सर्वाइव करना है, तो पैसे कमाने हैं। अभी देखिए जी, अभी अगर आप स्टूडेंट लेवल पे है ना, आप पे जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अभी आप जो है, अभी आप शायद जॉब नहीं करते, या अभी आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, या अभी आप कोई बिजनेस नहीं करते, ठीक है, या अभी आप किसी प्रोफेशन में नहीं है, तो आपकी जो सारी फंडिंग है ना, वो आपके पेरेंट्स से आ रही है ना। लेकिन आने वाले टाइम में आपको भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। बात आपको समझ आ रही है? क्या करनी है बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा। इसमें आप 3 तरीके हैं आपको पैसा कमाने के। या तो कोई बंदा जो है बिजनेस करेगा, बात समझ आ रही कि नहीं? या तो कोई बंदा जो है ना, ये प्रोफेशन में किसी में जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? एंड वन मोर थिंग इज दैट इज, जिसके लिए हम अब यहां पे सारे पढ़ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिले। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जॉब मिले इंशाल्लाह, यही दुआ करेंगे आप। तो अब इसी के लिए तो सारी जदोजहद है। आप इस सर्दी में निकले और यहां पे पहुंचे तो किस लिए? असल में आपको जहन में क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। यू वांट टू अर्न मनी, यू वांट टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट। सो अगर आप बिजनेस करते हैं ना, तो बेटा जी पैसा ही कमाना है, लेकिन अब नाम अलग अलग है। बिजनेस में कमाना है पैसे तो प्रॉफिट कमाओगे। प्रोफेशन में मैं समझाऊंगा बाद में। प्रोफेशन में आप जाओगे, फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस से प्रोफेशनल फी कवर करता है। तो वो जो पैसे कमाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल फी। या तो जनाब आप जॉब करना चाहते हैं, आप एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, तो आपको मिलेगी क्या? सैलरी। तो असल में है तो तीनों के तीनों काम पैसा कमाने के लिए। अब नाम अलग अलग है। अब बिजनेस में जाएंगे तो पैसा कमाने को प्रॉफिट कहोगे। अब प्रोफेशन में जाओगे, प्रोफेशन की प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करने के बाद आप जो काम करोगे पैसा ही कमाओगे, तो नाम प्रोफेशनल फी पड़ेगा। अब जहां पे आपको जॉब मिलेगी, आप एम्प्लॉय बनेंगे, आप वहां पे काम करेंगे और उसके बाद आपको वहां पे भी पैसा ही अर्न करना है, वहां पे नाम क्या पड़ा? बात समझ आई? अब यहां पे जो ये बिजनेस करने वाला इंसान है ना, इसको भी अकाउंट्स मेंटेन करने, पैसे मिल रहे हैं ना, एक प्रोफेशनल जो हो रहा होगा उसको भी अकाउंटिंग मेंटेन करनी। और इवन एम्प्लॉय जो है ना, जो उसको पैसे मिलेंगे, वो भी अपने पास अकाउंटिंग करेगा। लेकिन अब एक प्रॉपर अप्रोच जो अकाउंटिंग का करना है ना, वो ज्यादा हमें इसमें देखने को मिलता है, एक प्रॉपर अकाउंटिंग अप्रोच। उसमें इनमें तो हम देख सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन बिजनेस में तो आपको एक प्रॉपर अप्रोच के हिसाब से अकाउंटिंग सीखनी है। और वो अकाउंटिंग किसके जरिए से सीखेंगे? हम अकाउंटेंसी से। आपको बात समझ आई? इसीलिए जो मैंने यहां पे डेफिनेशन कही थी आपको कि हमारे पास जो है ना कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग, मैंने कहा अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब इस बिजनेस की जो लैंग्वेज है, जो इसकी भाषा है ना, वो क्या है? दैट इज अकाउंटिंग। बात समझे? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज अकाउंटिंग। आपको बात समझ आई? सो अब इन कामों में से जो भी काम आप करेंगे ना, तो बिजनेस अब क्या है? बिजनेस इज नाउ वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है कि नहीं? इसमें हमें क्या करना है? वी वांट टू अर्न इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स। जो भी हमारे नीड्स हैं, जो भी हमारी वांट्स है, वो तभी सैटिस्फाई होगी जब हमारे पास पैसे हो। और ये पैसा हर एक के पास क्या होगा?
लिमिटेड। बात समझ आई? अब बिजनेस में इसका हिसाब किताब रखना एक प्रॉपर मैकेनिज्म से, जिसको हम अब क्या कहेंगे, जिसको हम अकाउंटिंग कहेंगे। क्या होता भाई? शाबाश, क्या बोलेंगे उसको? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को एक और डेफिनेशन से भी जानते हैं, हम बोलते हैं अकाउंटिंग इज अ साइंस ऑफ मनी। ये सारी डेफिनेशन जो है ना, ये समझाने के लिए प्रॉपर डेफिनेशन भी हम देखेंगे। साइंस ऑफ क्लियर, अकाउंटिंग इज अ साइंस ऑफ मनी। इज दिस क्लियर? बात आपको समझ आई? ये तो हमें समझ आ गया। जब अब हम अकाउंटेंसी से रुजू करेंगे, अकाउंटेंसी की तरह, अकाउंटेंसी ने क्या डेफिनेशन हमें दी है अकाउंटिंग की, अब हम वो देखेंगे। बात समझ आई? सो अकाउंटेंसी के मुताबिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है वो जरा गौर से देखिएगा। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक process of number one, identifying, number two, measuring, number three, recording, number four, classifying, number five, summarizing, number six, interpreting, number seven, communicating, its information, to the यूजर्स। इस डेफिनेशन का हर एक चीज हमें प्रॉपर तरीके से देखना। समझ आ रहा है आपको? क्या क्या? सबसे पहले क्या? शाबाश, आइडेंटिफाइंग। दूसरा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, और कम्युनिकेट इट्स इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अगर आप ये डेफिनेशन समझते हैं तो इससे आपको बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस में जो दी गई है ना, जो डिफरेंट उसमें जो काम आपको देखने को मिलेंगे ना, जो हेडिंग्स दिए हैं, वो हमें इस डेफिनेशन के मुताबिक ही कवर करनी है। बात आपको समझ आ रही? इसमें सबसे पहली बात अब हम किसकी करेंगे? आइडेंटिफाई करने की। ठीक है, आइडेंटिफाई का सिंपल मीनिंग अगर हम देखेंगे ना तो क्या होता है? शाबाश, आइडेंटिफाई करना किसी को। ठीक है ना, आइडेंटिफाई तभी करना होगा जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आपके पास एमसीक्यू कोई होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, तो आपको सही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तभी तो उसको टेक करके उसको ही आपको करेक्ट माना जाएगा। अगर आपके पास एक ही है तो वही सही है, तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत। यहां पे हमें जो आइडेंटिफाई करना होता है, बात आपको समझ आई? पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना आना चाहिए? एक चीज है बिजनेस और दूसरा है बिजनेसमैन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, चीज को गौर से समझ लीजिएगा। बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बिजनेस एक अलग चीज है और बिजनेसमैन अलग। हम इनको एक ही तरीके से हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब एक ही चीज, हम एक ही एंटिटी इनको नहीं मानते। ये आपका जो है ना, ये बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। आपको हमेशा ये मान के चलना है, in accounting we consider that business and businessman are two separate from the accounting point of view. From the accounting point of view, we consider that business and businessman are two separate entities. आपको बात समझ आई? अभी जो हम अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है ना, हमेशा हमें बिजनेस की अकाउंटिंग को करना है। जब हम प्रैक्टिस में आएंगे, हम बिजनेसमैन की किसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होंगे। अगर कल जाके कोई बंदा कहीं पे एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा है, ही इज अकाउंटेबल फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, नॉट टू द बिजनेसमैन। उसको बिजनेसमैन की कोई चीज नहीं देखनी, उसको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस हमेशा देखना है। हमेशा हमें पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ
बात समझ आई? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात हम जब करेंगे तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करेंगे। बात आपको समझ आ रही? हम यहां पे बिजनेसमैन की बात समझ आ रही? अब जो भी हमारे बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं, जो भी खरीद फरोख्त होगा, बात आपको समझ आ रही है? जो भी लेन देन के मामले होंगे, जो भी खरीद फरोख्त होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जी ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? अब समझ लीजिएगा पहले ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, खरीद फरोख्त। बात समझ आ रही? किसी को अगर पेमेंट करनी है वो ट्रांजैक्शन है, किसी से पैसा रिसीव किया आपने वो ट्रांजैक्शन है, आपने कुछ गुड्स खरीदे बिजनेस के लिए वो ट्रांजैक्शन है, आपने कुछ गुड्स सेल किए, आपने उस पर प्रॉफिट कमाया वो ट्रांजैक्शन है। क्या दिल की तो अच्छा समझिए, वहां यहां पे कुछ इश्यू होगा तो मुझे बोलिएगा, ठीक है? तो बात हम कर रहे थे किसकी? हमें हमेशा जो भी ट्रांजैक्शन होगी, ये हम इन डिटेल भी देखेंगे। बात समझ आ रही? जो भी ट्रांजैक्शन हमें करनी है, जो भी लेन देन हमें करने होंगे, इसमें आपका मतलब हो गया आपने क्या दिया, आपने वहां से क्या लिया। आपको हमेशा दोनों एस्पेक्ट्स को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना होगा। पहले हमारे पास जब डबल एंट्री सिस्टम नहीं था, उस समय हम बोलते थे उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम था, या उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बात आपको समझ? आज के टाइम में उस समय सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता था, दोनों एस्पेक्ट्स का रिकॉर्ड। लेकिन आज जो हमें ल्यूको पेशोली ने जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दिया है, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, उसमें दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने। अभी फिलहाल आप इतना ख्याल रखें कि दो एस्पेक्ट्स हमें आगे रिकॉर्ड करने हैं। मतलब वो क्या होता है वो हम समझ लेंगे। सो अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? आपने कुछ दिया, आपने कुछ लिया। बात समझ आई? इसका लेन देन का जो मामला है, इसमें जो खरीद फरोख्त का मामला है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन का यह भी है कि एक साइड से आप कोई चीज सैक्रिफाइस करेंगे और दूसरे साइड से आप इस चीज को एक्वायर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी बाहर गया, मैंने एक शॉपकीपर से एक पेन खरीदी, मार्कर का पेन खरीदा, मैंने 50 रुपीज सैक्रिफाइस किए और उसके बदले एक्वायर 50 रुपीज का पेन किया। बात समझ आ रही? जिसमें सैक्रिफाइस एक साइड से हो, दूसरे साइड से आप गेन भी कुछ कर रहे हो, या खरीद फरोख्त हो, लेन देन के मामले हो। ये सारी ट्रांजैक्शंस को पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है। क्या जी, ये बिजनेस से रिलेटेड है क्या? बात आपको समझ आ रही? अब कोई चीज ऐसी हो कि जो बिजनेस से रिलेट नहीं करता, बात आपको समझ आ रही? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें बिजनेसमैन की कोई चीज है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, उसने अपने बच्चे का फी पे किया स्कूल में। बिजनेसमैन ने अपने बच्चे का फी पे किया, कहां पे? उसने पैसे दिए, पैसे तो आए ना, लेकिन यह ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेट नहीं कर रही है। अपने जेब से वो पे कर रहा है अपने बच्चे का स्कूल का फी, तो वो बिजनेसमैन की पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गई। वो ट्रांजैक्शन यहां पे हमें कहीं पे दिखानी। So that is what we have to first identify, whether this transaction is relating to business or it is relating to businessman. If it is relating to business, तो हमारे लिए काम की है। अगर ये बिजनेस से रिलेट नहीं करती तो ये हमारे काम की। बात समझ आ रही कि नहीं आपको? अब दूसरी एग्जांपल सुनिए। अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे उठा रहा है, बिजनेस से पैसे निकाल रहा है और बच्चे का फी पे कर रहा है, तो अब इसमें इफेक्ट हमारा बिजनेस हो गया। तो अब इसको हमें रिकॉर्ड करना है, बिकॉज इट इज नाउ रिलेटेड टू बिजनेस। अब जो चीज बिजनेस से रिलेट करेगा वो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्या जी ये ट्रांजैक्शन, क्या जी ये लेन देन, क्या जी ये खरीद फरोख्त, इसका ताल्लुक बिजनेस के साथ है कि नहीं है। बात आपको समझ आ रही? क्योंकि ये आपका अकाउंटिंग का पहला बेसिक प्रिंसिपल है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जिस यहां पे जिम्नन तौर में बताता हूं, उसको हम बोलते हैं क्या? बेसिक एंटिटी प्रिंसिपल।
या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये बुनियादी उसूल है जो अकाउंटेंसी आपको सिखाती है कि आपको पता होनी चाहिए कि आपका बिजनेस और बिजनेसमैन जो है ना आर द टू सेपरेट एंटिटीज। वी कंसिडर दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट। सो व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट, वेदर इट्स रिलेटेड टू बिजनेस और इट्स नॉट। सो आइडेंटिफाई आपको करना आया समझ। सो आपको समझ आनी चाहिए कि अगर कोई भी खरीद फरोख्त हुई है, कोई भी लेन देन का मामला हुआ है, कहीं पे भी सैक्रिफाइस एंड एक्वायरिंग का मामला हुआ है, कहीं पे भी पैसा इन्वॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है वो दूसरी बात है, लेकिन क्या ये बिजनेस से रिलेट है कि नहीं। अगर बिजनेस में आइडेंटिफाई आपने क्या किया, हमें आप दो चीजें आइडेंटिफाई, बिजनेस और बिजनेसमैन। बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस है तो ये चीजें हमें माननी, ये चीज आपको परखनी आनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। क्लियर हुआ आपको? आपको बात समझ आई? अब ट्रांजैक्शन आपको समझ आया जी? ट्रांजैक्शन आपको समझ आया? ट्रांजैक्शन का मैंने क्या मतलब अब कहा आपको, गिव एंड टेक। जी के, गिव एंड, जिसमें कुछ सैक्रिफाइस होगा, कोई चीज एक्वायर की होगी। बात समझ आई? अब ये जो ट्रांजैक्शन है गिव एंड टेक, इस चीज को अब हमें मेजर करना है। क्या मेजर करने का एक ही यूनिट अकाउंटिंग में है। मेजर करने का यूनिट आप कहते हैं ना, हाँ, मेजरिंग यूनिट आपके अकाउंटिंग का जो बेटा जी है वो दैट इज मनी। दैट इज जो चीज हम अकाउंटिंग में दिखाते हैं। अगर आपके पास कोई अकाउंटिंग की कोई बुक होगी या अकाउंटिंग का कोई लेजर होगी, आप वो खोलेंगे ना, उसमें आप नंबर्स देखेंगे, वो नंबर्स नहीं होंगे, वो पैसे होंगे। बात समझ आ रही? सो जो हमें मेजर करने का यूनिट है ना, वो क्या बेटा, मनी। सो जो दूसरा प्रोसेस मैंने बताया मेजरिंग, अब पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया बिजनेस और बिजनेसमैन को, हमने समझ लिया कि क्या क्या करना है। अब इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है मेजरिंग। मेजरिंग का यूनिट क्या है आपके पास, जो चीज मेजर हम ये कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड दैट टू रिलेटेड टू बिजनेस, उसको हम आगे रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम आगे। बात आपको समझ आई? सो ट्रांजैक्शन जो आपके पास है ना, इसका नेचर तो आपके पास एक तरीके का होता है। एक होती है हमारे पास, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? कभी कभार गिव एंड टेक ऐसा भी होता है, उसमें गिव एंड टेक होता है, लेकिन वो होते हैं नॉन फाइनेंशियल। क्या होता है वो? नॉन फाइनेंशियल। ये चीज आपको यहां पे मेजर करनी, जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ना, उसको हम एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं कर सकते, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है ना, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। बात आपको समझ आई? तो अभी ऐसे क्वेश्चन आपको बनता है, कभी कभार आपको बोलते, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, परचेजिंग गुड्स फॉर अ बिजनेस फॉर ₹10,000। बात समझ आ रही? दिस इज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बात समझ आ रही? पेमेंट मेड टू द लैंडलॉर्ड ऑफ योर बिजनेस या रेंट पेड, दैट इज व्हाट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बात आपको समझ आ रही? आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? से फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने इसी तरीके से यू मेड द सेल्स, हाँ, आपने सेल की, तो सेल आपने कस्टमर को की, तो वो क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बात समझ आ रही है आपको? लेकिन अब बात को समझ लीजिएगा, आपने, अब मैं आपको समझा दूं एग्जांपल, आप मुझे बताइए, रिसीविंग एन ऑर्डर, रिसीविंग एन ऑर्डर ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, बात समझ आ रही? रिसीविंग एन ऑर्डर ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर, व्हाट वी कॉल इट एज, इज इट अ फाइनेंशियल और अ नॉन फाइनेंशियल? एग्जैक्टली। सो खाली ऑर्डर रिसीव किया हमने इसको एक्सप्रेस हम नहीं कर पाएंगे। क्या ये फिर आगे हमारे पास ये ऑर्डर जो है ना, क्या ये ऑर्डर रिसीव हमने किया, हम हो सकता है हमारे पास ये माल नहीं हो, तो हम उसको वापस लेटर अपॉलॉजी की भेजे कि हमारे पास ये माल नहीं है। खाली ऑर्डर रिसीव करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें अभी कोई चीज सैक्रिफाइस या एक्वायर। बात आपको समझ आ रही है? अंडरस्टैंड आप कर रहे हैं मेरी बात? सो अभी आपने किसी को ऑर्डर किया, यू मेड एन ऑर्डर टू योर सप्लायर फॉर गुड्स, तो वो भी अभी, बात समझ आ रही कि नहीं? अभी हमने क्या किया, रिसीविंग ₹25,000 फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ सेलिंग ऑफ द गुड्स।
तो इट्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन यहां पे ऑर्डर आपने एक रिसीव किया, बात समझ आ रही है? या बात और एक समझ लीजिए, अपॉइंटिंग मैनेजर फॉर बिजनेस। हमने मैनेजर को अपॉइंट किया, ठीक है, अगेंस्ट ए मंथली सैलरी ₹50,000। बताइए, इज इट अ फाइनेंशियल और अ नॉन फाइनेंशियल? हाँ, आप मुझे बताइए ना क्या है। हमने अपॉइंट किया मैनेजर को बिजनेस के लिए, बात समझे, बिजनेस के लिए किया, और उसको मंथली सैलरी कही कितनी देंगे? इज इट अ फाइनेंशियल और अ नॉन फाइनेंशियल? एग्जैक्टली, अभी ये फाइनेंशियल, इट्स अगेन इट्स अ नॉन फाइनेंशियल। बात समझ आ रही? देयर इज अ नो, यहां पे हमने इस ट्रांजैक्शन को आगे रिकॉर्ड, क्योंकि अभी खाली अपॉइंटमेंट हुई है। जब उसकी पेमेंट सैलरी की होगी तब रिकॉर्ड करना है, वहां पे तो ये फॉर्म बाज़ाब्ता ट्रांजैक्शन होगी। बात समझ आ रही कि नहीं? इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एम्प्लॉय है, उसके बीच आपको कुछ डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट अमंग एम्प्लॉयज। डिस्प्यूट किसके बीच में हो गया? डिस्प्यूट अमंग एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट हो गया। ये चीज हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, किसका फाइनेंशियल कैरेक्टर। बात समझे? डिस्प्यूट एम्प्लॉयज का होना ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसान साबित हो सकता है, लेकिन हम एक्सप्रेस इसको इन टर्म्स ऑफ मनी। बात आपको समझ आई? इज दिस क्लियर? बात समझ आ रही है आपको? जिसके और एक एग्जांपल हम इसकी लेंगे, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई, वो भी नॉन फाइनेंशियल है। कोई एम्प्लॉय आपका बहुत ऑनेस्ट है, उसकी वो ऑनेस्टी कहीं पर रिकॉर्ड, तो हम दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वी आर ओनली रिकॉर्डिंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स। उसके साथ अगर ₹1 उसने एक्स्ट्रा हमसे लिया वो रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन उसकी ऑनेस्टी, उसकी लॉयल्टी, बात समझ आ रही, उसका जो कंसिस्टेंसी से काम करना, उसकी जो इंटेग्रिटी है काम की, वो चीजें कहीं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड। दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पैसा पैसा करती है, ये पैसे पे ही। ये इससे पहले भी बड़ा वायरल हो गया था ये। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या ये फाइनेंशियल? आपको बेटा चीज समझ आया? इतना आपको समझ आ रहा है? आप चुप करके बैठेंगे ना, या तो आपको सारा समझ आया या तो कुछ नहीं आया, ठीक है? तो कुछ ना कुछ तो वहां से भी लगना चाहिए। बात बेटा आ रही है समझ यहां तक? अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना आपके पास दो किस्मों की होती है, एक होती है कैश बेस्ड और एक होती है क्रेडिट बेस्ड, लेकिन दोनों फाइनेंशियल है, नकद और उधार। बात समझ आ रही? समझ लीजिएगा, सोल्ड गुड्स टू अहमद ऑन कैश ₹25,000, sold goods to Sabir on credit 25,000. Both are financial transactions, but this one is cash. मतलब कि आपने जब माल उसको सेल किया ना, उसी समय उसकी पेमेंट हो गई। बात समझ आई? लेकिन यहां पे हमने जो माल साबिर को सेल किया, उसकी वहां से ही उसी समय उसने इंस्टेंट पेमेंट, उसने क्या किया, उसने उस चीज का प्रॉमिस किया। बात समझ आई? प्रॉमिस टू पे मेक ए पेमेंट और प्रॉमिस टू रिसीव अ पेमेंट, बोथ आर फाइनेंशियल। बात समझ आ रही कि नहीं? बट यहां पे आपने क्रेडिट पे किया, जिसको उधार कहते हैं, यहां पे आपने नगद में किया, लेकिन दोनों फाइनेंशियल है। बात समझ आ रही? बात समझ लीजिएगा, हमने क्या किया, हमने माल किसको भेजा, उसको हमने यहां से क्या दिए होंगे, उसने क्या दिया हमें वहां से। बात समझ आई? अब जो दूसरी बात है, उसको भी हम क्या दे रहे हैं यहां से, लेकिन वो क्या वापस दे रहा है आपको, प्रॉमिस टू मेक पेमेंट, टू मेक। ये जो प्रॉमिस उसने किया ना, मैं दूंगा आपको, बात समझ आ रही, ये भी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी,
किस चीज का प्रॉमिस का पेमेंट किया? उसने भी 25,000 का प्रॉमिस पेमेंट करने को कहा ना, इसने 25,000 उसी समय इंस्टेंटली दिए, तो ये कैश है। इसने इस चीज का प्रॉमिस किया, ये प्रॉमिस भी आपकी बुक्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है, तभी तो कल पता चलेगा आपको हमें किसके पास कितना पैसा है, हमें किससे कितना पैसे लेने हैं। बात समझ आ रही है? रिकॉर्डिंग का तो बुनियादी मकसद ये है क्योंकि आपकी ह्यूमन मेमोरी जो है वो सब कुछ याद, तो हमारे अकाउंट्स से हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि हमारे बिजनेस की जो भाषा है, वो लैंग्वेज जो है ना, हमारा बिजनेस हमसे कैसे बात करेगा? थ्रू अकाउंटिंग। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बात आपको समझ आ रही है? सो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि हमने देखा यहां पे कि किस तरीके से प्रॉमिस टू मेक पेमेंट हो गई। क्लियर हो गया? ये दोनों क्या है बेटा जी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सो हमने क्या देखा? एक आइडेंटिफाई करना और दूसरा मेजर कर, और हमने ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड किया कि ट्रांजैक्शन कैन बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, बोथ आर फाइनेंशियल। बात समझ आ रही कि नहीं? क्लियर समझ आया? अब ऐसा है, जो हमारे पास है ना, मिस्टर एक्स ओनर ऑफ बिजनेस जो है ना, ओनर ऑफ बिजनेस पेड रेंट रुपीज, हाँ ठीक है, रेंट उसने पे की, पेड रेंट रुपीज 20,000 फॉर हिज ओन रेजिडेंस। ठीक है, अपने रहने के लिए बिजनेसमैन ने 20,000 रुपए का रेंट पे किया। मुझे बताइए, क्या ये हमें आइडेंटिफाई करने के दौरान हमें कंसिडर करना है कि नहीं? अगर ये फाइनेंशियल है, पैसा इन्वॉल्व हुआ है ना, तो दोनों चीजें जरूरी है। एक तो बिजनेस से रिलेट और दूसरा पैसों से रिलेट होना चाहिए। अगर बिजनेस से रिलेट हो रहा है लेकिन पैसों से रिलेट, वो भी रिकॉर्ड नहीं करना है। हम रिकॉर्डिंग की तरह आ रहे हैं, बात को समझ लीजिएगा। अगर हम कोई चीज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी कर रहे हैं लेकिन वो बिजनेस से रिलेट, उसको भी हम रिकॉर्ड। अगर कोई चीज ऐसी है जो हमारे पास हम बिजनेस से वो रिलेट कर रहा है लेकिन पैसों से हम उसको एक्सप्रेस, वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। आपको ये बात समझ आई? फिर से बताऊं एक बार, सुनिएगा। ओनर है बिजनेस का, एक्स उसका नाम है, उसने रेंट 20,000 पे किया, तो यहां पे हमें दिख रहा है कि ये फाइनेंशियल है, ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी है। लेकिन मुझे बताइए, ये बिजनेस की रेंट को पे नहीं कर रहा है, उसने अपने घर को की रेंट का पेमेंट कर रहा है, तो ये हमारे बिजनेस से रिलेट। अगर ये फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शन है लेकिन बिजनेस से रिलेट, तो हम इसको रिकॉर्ड। जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तब तक हम रिकॉर्डिंग की तरह नहीं जाते। सबसे पहले आपको देख आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बिजनेस जो ये ट्रांजैक्शन है, क्या ये बिजनेस से रिलेट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ठीक है, और दूसरी बात, जो ये रिलेट बिजनेस से ट्रांजैक्शन हो रही है, इसको हम एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अब तीसरे प्रोसेस की तरह आएंगे, दैट्स कॉल्ड रिकॉर्डिंग। बात आपको समझ आई? सो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू, इस क्लास को करेंगे, उसमें हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन को कवर करेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, रेस्ट वी सी इन अनदर क्लास। थैंक यू।